नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर ऐप की तरफ से आपके सामने लेकर के आया हूँ सीजीएसआई का जो हम साइंस एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे थे आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो सीजीएसआई के रामबाण का भाग 7 लेकर आया हूँ साइंस एमसीक्यू का। तो ये वर्दी आप देख ही रहे हैं, तो ये वर्दी को जल्दी से अपने कंधे पे हासिल करने के लिए इस क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवाइए, इस सीरीज के थ्रू अपना क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो भी हम सीरीज चला रहे हैं इसका मेन उद्देश्य आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो इसका मेन पर्पज रिवीजन है। तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन का या कॉन्सेप्ट समझाने की उम्मीद थोड़ा कम रखिएगा। अगर आपको बेसिक से कोई कॉन्सेप्ट समझना है यूपीएससी लेवल तक का, स्टेट पीएससी से लेकर के, तो आप हमारे वीडियो कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। चलिए आपका अधिक समय ना लेते हुए हम सीधा क्लास पे मूव ऑन करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग लिया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। याद रखिए कि यहाँ दर्पण है, इसलिए हम कई बार क्वेश्चन उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समतल दर्पण समतल लेंस। तो अब याद रखिए इसको जो भी गाड़ी वगैरह में यूज होती है दर्पण होती है, लेंस वगैरह यूज नहीं होती है ना। जो भी स्पेसिफिक चीज है वहां पे लेंस का यूज किया जाता है, जैसे डॉक्टर वालों की जगहों पर जब हमको बारीक चीजों का अध्ययन करना होता है या चश्मे पर, वो सब में। मगर जो भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों के लिए यूज होता है, वाहन पे बाहरी चीजों के लिए यूज होता है, वहां पे हम हमेशा दर्पण यूज करते हैं। तो यहाँ उत्तल दर्पण होगा। तो जो हम बाइक चलाते हैं, बाइक में दो साइड मिरर लगे रहते हैं, ट्रक में, कार में, सारे उत्तल दर्पण होते हैं। तो याद रखिए उत्तल होते हैं। तो कैसे याद रहेगा? कार से उतर, याद रखिए कार से उतर, तो अवतल याद ही नहीं रहेगा भाई, कार से अवतर तो होता नहीं है। तो कार से उतर, उस उतर से उससे उत्तल। तो मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, सबको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो कार से उतर या बाइक से उतर, तो अब याद रखिए गाड़ी में यूज होता है, गाड़ी से क्या करना है, गाड़ी से उतरना है। तो गाड़ी से उतर, उतर से उत्तल, याद रखिएगा। चलिए इसमें छोटे छोटे ट्रिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन मत रहे। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव मैं आपको थोड़ा फास्ट में हल्का सा समझा देता हूँ, ऐसे समझाना नहीं चाहिए क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। देखिए जब भी कोई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक व्यक्ति यहाँ पे, एक वाहन यहाँ से आ रही है, तो ये वाहन जैसे जैसे मेरे पास आते जाती है, उसका साउंड मुझे अधिक सुनाई देगा। मालिक कंटिन्यू हॉर्न बजा रहा है, तो जैसे वो दूरी से आता है उसका साउंड कम सुनाई देगा, फिर जैसे पास आएगा उसका साउंड और अधिक सुनाई देगा, और जैसे पास और अधिक सुनाई देगा। बस इसी प्रिंसिपल के आधार पर ही जो हमारे अंतरिक्ष का जो विस्तार हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, लाल शिफ्ट और नीला शिफ्ट जैसी हम घटना का अध्ययन करते हैं डॉपलर प्रभाव की मदद से ही, जिसमें हमको पता चलता है कि अंतरिक्ष का कंटिन्यू विस्तार हो रहा है। उसको मान लीजिए कोई केंद्र है अंतरिक्ष का, उस केंद्र से अंतरिक्ष कंटिन्यू फैल रहा है। तो उसी घटना को समझाने के लिए डॉपलर प्रभाव काम करता है। और उसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो कभी हम एक्सप्लेन करेंगे कभी कॉन्सेप्ट पे या वीडियो लेक्चर में, तो आपको डिटेल बताएंगे रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है। रेड शिफ्ट अधिक दूरी को दर्शाता है, ब्लू शिफ्ट कम दूरी को दर्शाता है। तो ऐसे ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको रेड शिफ्ट मिलता है जहां भी, तो हमको पता चल जाता है कि भाई दूर विस्तार हो रहा है कंटिन्यू, दो ग्रह आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं करके। ठीक है। चलिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा है? ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई उजला सफेद रखेंगे तो ऊपर ही ऊपर परावर्तित कर देगा, ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो छाता ठंडा रहेगा। छाता ठंडा तो हमारे सर के ऊपर ठंडा महसूस होगा, तो इसलिए भाई ऊपर कैसे क्या रहेगा, ऊपर उजला नीचे काला रहेगा। 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का मध्य का कलर क्या होता है? तो वही विबग्योर वाला बात है, तो मैं एक सेकंड आपको लिख के दिखाऊंगा। वैसे तो ग्रीन होगा, मगर फिर आपको दिखा दूं मैं लिख करके। जब हम लिखते हैं, ये देखिए विबग्योर है, ये 3 नीचे से, ये 3 ऊपर से, बीच में क्या बच गया? हरा। तो हरा इसका आंसर है, ग्रीन इसका आंसर है। सीधी सी बात, हरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि इसमें बच्चों को हमेशा डाउट हो जाता है कि सर वायु का बुलबुला तो सर ऐसे गोल होता है, मतलब उसको बाहरी से सतह तो उठा हुआ है, और जो भी उभरा हुआ सतह होता है उसको हम पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो फिर ये इसका आंसर अवतल लेंस कैसे हो जाता है? याद रखिए इसका आंसर अवतल लेंस है। तो अवतल कैसे हो जाता है सर? तो इसका मतलब मैं ये बताऊंगा कि जब भी वायु का बुलबुला पानी के अंदर प्रवेश करता है, तो जब भी कोई कम अपवर्तनांक वाली चीज अपने से अधिक अपवर्तनांक, क्योंकि वायु से ज्यादा अपवर्तनांक है जल का, तो कम अपवर्तनांक वाली चीज अपने से अधिक अपवर्तनांक वाली चीज में प्रवेश करता है, तो उसकी प्रकृति उलट जाती है। अब आपको याद रहेगा कि ये है तो उभरा हुआ मतलब उत्तल, मगर पानी के अंदर बोला वायु बुलबुला, तो उत्तल करके घुसते साथ वो क्या हो गया, पलट जाती है, तो अवतल। याद रहेगा। चलिए, तो अवतल लेंस हो गया। ऐसे छोटे छोटे ये जो कहानी बता रहा हूं उसको याद रखिएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन मत हो। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो भाई दूर से मैं आपको इसका भी याद करने ट्रिक बताता हूँ, समझाऊंगा कभी बाद में कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस क्यों यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस क्यों यूज करते हैं, आपको बताऊंगा मैं। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तर, तो याद रखिएगा दूर। ठीक है। तो याद रखिएगा दूर कम शब्द है, तो उत्तल भी कम शब्द है ना। और निकट शब्द बढ़ गए इसमें, तो अवतल इसमें शब्द बढ़ गए।
तो इस शब्दों के नंबर से याद रख लीजिएगा, निकट में निकट बड़े दूर से लंबा निकट लिखते हैं तो उत्तर से लंबा उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, छोटा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो। और ऐसे भी याद रखना है आपको कि दूर, तो दूर में उत्तल आ रहा है तो उत्तल हो जाएगा आपका, है ना, दूर में उत्तल आ रहा है, निकट में तो ऊ नहीं आता है तो दूर में उत्तल आता है, तो उत्तल लेंस हुआ इसका आंसर। मैंने बताया था कि जितनी देखने वाली चीजें हैं वहाँ पे हम लेंस का उपयोग करते हैं, दर्पण का नहीं। दर्पण की चीज हम बड़ी चीजों में करते हैं, इसलिए आप दर्पण में तो जाइएगा ही मत जब ऐसी चीजें आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के हो से लेंस से बने होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि उत्तल के बने होते हैं। उत्तल क्यों बनते हैं, क्योंकि उत्तल का यूज काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि दूर वाले में, दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको दूर की चीज दिखती है, यार यही नाम, इसका नाम से आदमी कंफ्यूज होता है। दूर में दूर की चीज दिखती है और निकट की चीज नहीं दिखती, और आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपको निकट की चीज देखना है, तो जैसी बात है दूरदृष्टि में निकट की चीज नहीं दिखती है तो आप उत्तल लेंस ही यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। और दोनों बताता हूँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी अनंत है। जिस आदमी की आँख की क्षमता जितना है वो उतना अधिक दूरी तक देख पाता है, तभी तो हम अंतरिक्ष में स्थापित तारे भी देख ले रहे हैं ना, तो इसलिए तो निकटतम दूरी अधिकतम दूरी दोनों पता चल गई आपको। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो उसका है रेटिना है, जैसी बात है, दृष्टिपटल रेटिना, ठीक है। और इस पे भी हमको छवि जो प्राप्त होती है वो वास्तविक होती है, उल्टी होती है, और वास्तविक उल्टी होने के बाद छोटी होती है, और फिर भी हमको सीधा दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो तंत्रिकाएं जो आंखों से लेकर के हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, दिमाग उसको उस तरीके से प्रोसेस करता है कि हमारे हमको सीधे दिखाई देती है वस्तु। और जो उल्टा याद रखिए, क्योंकि वास्तविक इमेज प्राप्त होता है, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा होता है और आभासी इमेज हमेशा सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग दिखाई देते हैं? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, याद रखिएगा, रेड ग्रीन ब्लू हमेशा याद रखिएगा। RGB से ही इनका कलर का संयोजन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि RGB से ही आप और बहुत सारे कलरों का निर्माण कर सकते हैं, जितने सातों कलर सबका निर्माण आप कर सकते हैं RGB से, इसलिए रेड ग्रीन ब्लू आप याद रखिएगा, RGB, ठीक है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो भाई मैं बता दूं आपको कि इसमें तीन चीज होता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है, ठीक है। तो जो कंडक्शन होता है उसको कन्वेक्शन, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं संवहन को इंग्लिश में, तो कंडक्शन होता है वो सिर्फ ठोस में जाता है, और जो कन्वेक्शन होता है, संवहन जो होता है ये केवल गैस में और आपका द्रव में जाता है। और जो रेडिएशन होता है उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, जैसे सूर्य की किरण, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो रेडिएशन के थ्रू ही सूर्य की जो ताप है उसकी जो किरण है वो हम तक पहुंचती है, तो ये रेडिएशन समझ गए आप, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं, कोई ठोस द्रव गैस किसी की जरूरत नहीं है, तो रेडिएशन जो पहुंचेगा वो बिना किसी माध्यम के ही पहुंच सकता है। संवहन को पहुंचने के लिए हमारे यहाँ हम तक पहुंचने के लिए उसको या तो द्रव माध्यम चाहिए या गैसीय माध्यम चाहिए, और ठोस को सिर्फ, और जो कंडक्शन है उसको पहुंचने के लिए हमको ठोस माध्यम चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, गैस और द्रव में आंसर हो गया संवहन, गैस द्रव में, ठीक है। और इसी से जो पानी के पतीले में जो पतीला गर्म हो रहा है ना, माने पतीला गर्म कैसे हो जाता है, वो कंडक्शन से होता है, ठीक है। और जो उसमें पानी गर्म हो रहा है कैसे हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, संवहन की वजह से। सुन रहा है क्या बात। और कंडक्शन में जो उसके एटम होते हैं, अणु होते हैं, वो एक जगह से दूसरे को मूव नहीं करते हैं, वो बस अपना हीट दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। माने कोई मेटल धातु का टुकड़ा उसके अंदर कैसे हीट जाता है वो बता रहा हूँ मैं, कि आप यहाँ छड़ रखें, यहाँ लाइटर से आप गर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ देर बाद यहाँ गर्मी महसूस होगा, तो इसके अंदर के एटम तो एक जगह दूसरी जगह जाएंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम वैसा ही है, तो उसमें वो कंडक्शन के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और एक अणु दूसरे अणु को अपना तापमान दे देता है, इसकी वजह से यहाँ तक पहुँचता है। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि पानी जब गर्म हो रहा है, ये हवा जब गर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, पानी की जो एटम जो गर्म हो रहा है वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, तो अपना हीट वो लेकर के ट्रांसफर करता है उस तरीके से, ठीक है। और गैस का भी वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और भाप में जल की, तो मान लीजिए दोनों को आप समान गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप भाप को गर्म कीजिए, 1 ग्राम भाप को, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पानी को गर्म कीजिए, तो दोनों में से अधिक आपको जब बॉडी में आपको डालूंगा तो आपको सबसे अधिक जलन भाप वाले से होगा, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से तक प्रवेश कर जाती है। और आप समझिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म 1 ग्राम पानी और 1 ग्राम भाप में से 540 कैलोरी अधिक ऊष्मा उसके अंदर संग्रहित होती है भाप के अंतर्गत, ठीक है। हर 1 ग्राम पे सोचिए, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, तो 540 ग्राम जो कैलोरी हो भी याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। इसी को हम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, और 37 प्लस 310 कर देते हैं केल्विन में, तो अपना 310 केल्विन भी हो जाता है। तो तीनों आपको बता दिया मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और 37 प्लस 273 जोड़ के 310 डिग्री केल्विन में। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रख लीजिएगा, कई बार चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब, जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो जाहिर सी बात है कि हमेशा घटेगा, है ना। कि आज मान लीजिए ठोस सा चीज़ मेरे को गला दिया जाए तो जैसे गलता हुआ कम होता है दिखा दूंगा आपको ना, बस ऐसे याद रखिएगा आप चीज़ों को। ये मैं आपको एग्जांपल ऐसा देके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत एग्जाम जब बैठेंगे तो माइंड बहुत सारी चीज़ चलती है, तो उसमें कंफ्यूजन की वजह से कि आयतन घट रहा था या बढ़ रहा था। तो ये याद रखिए कि मेरे को तापमान दिया जा रहा है, या मैं जब पिघल रहा हूँ तो मैं तो गल के कम हो रहा हूँ। हाँ, तो याद रखिए, तो आयतन जो है मेरा आयतन जो कम हो रहा है, जबकि आयतन कम हो जाता है ना। उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, देखिए कि चलिए लॉजिक की बात बताऊंगा, अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आपका क्लास लंबा हो जाएगा। और जब भी पानी जमेगा तो फिर उससे आयतन बढ़ जाएगा। जब भी पानी जमा रहे हैं, मान लीजिए मेरे गिला हुई चीज़ को फिर आप जमा कर रहे हैं तो फिर से इतना बड़ा हो गया ना, तो आपको फिर आयतन मेरा बढ़ गया, ऐसा याद रखिएगा। बाकी इसके पीछे कौन सा, मैं सबको याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ इसको, बाकी बेसिक साइंटिफिक जो टर्म है बाद में बताऊंगा कभी। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट, उसका नाम भी थर्मो माने तापमान, और स्टेट माने स्टैटिक्स माने स्थिर रखना। तो याद रखिए तापमान को स्थिर रखना। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, जाहिर सी बात है जब लंबाई बढ़ी चौड़ाई भी बढ़ेगी, क्योंकि तापमान का असर जो है, भाप के तापमान का असर उसके एटम पे पड़ रहा है। तो उस एटम लंबाई चौड़ाई डिसाइड नहीं करता, वो पूरे बॉडी में वो चीज़ होती हैं, है ना। तो वही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जो बढ़ रहा सब बढ़ेगा, और जब घट रहा सब घटेगा। क्यों तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है? क्योंकि हवा इतनी तेज है, सोचिए आप, मान लीजिए आप अब बहुत पसीने से लबालब है, मगर आप एक बार जाके पंखे में बैठते हैं तो आपको बॉडी वेपराइज होता है, आपको थोड़ा ठंडा महसूस, मगर जैसे आप कूलर सन बैठते हैं तो आपको और जल्दी से आपको बॉडी जो तापमान हो नीचे गिर जाता है, ठंडा होता है, क्योंकि जो आपके वाष्प है, पसीने की जो बूंद है वो जलीय रूप में है, तो वाष्प बन के उड़ने लगते हैं, तो आपके बॉडी के तापमान को ले लेकर, जो गर्म वाला तापमान उसको ले लेकर उड़ जाते हैं और आपकी बॉडी को ठंडा करते जाते हैं। तो वही है कि उस वाष्पन की दर तेज हो जाती है, क्योंकि हवा तेज बह रही है, तो हवा तेज बहेगी तो वाष्पन की दर तेज हो जाएगी, और वाष्प बन के वो जो पानी उड़ जाएगा, तो भाई ओस कहाँ से बनेंगे, है ना। तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वही बताया ना, डेजर्ट कूलर के एग्जांपल में दिए थे, वाष्पन पर, तो वाष्पन शीतलन पर, वाष्प बढ़ के उड़ जाती है और हमको शीतल महसूस कराती है, तो वाष्पन शीतलन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो भाई जैसे होते चांदी की रजत पर हम चढ़ाएंगे, रजत परत चढ़ाएंगे, क्योंकि चांदी जो होता है उसमें का कुछ आलोक होता है, तो ज़्यादा समय तक वो उसी तापमान को मेंटेन रखने के लिए हम जनरली रजत का परत चढ़ाते हैं। और याद रखिए, याद भी नहीं है कि रजत परत कैसे, तो अब जब भी थर्मस देखेंगे मिल्टन वगैरह का, उसके ऊपर देखेंगे आप सिल्वर कलर का ही दिखता है जनरली, ऐसा तो बहुत मैंने याद रखने ट्रिक बता रहा हूँ। तो सिल्वर से, अब चांदी सिल्वर कलर का तो सिल्वर ही होगा, तो ऐसा करके याद रख लीजिएगा आप। पसीने का मुख्य उपयोग है, तो मैंने बता दिया पसीने का मुख्य उपयोग क्या है भाई, शरीर का ताप नियंत्रित रखना। आपको शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो पसीना निकल के आपके वाष्प बन के उड़ेगा और आपकी बॉडी को फिर से उसी तापमान पे ले आएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये हो गया। इस तरीके से आज का हमारा क्लास भी समाप्त होता है। और मैं बता दूं कि मैंने आपको रिवीजन पर्पज से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया है, और आपको डिटेल क्वेश्चन के लिए आप एनालाइजर के जो वीडियो कोर्स है उसमें इनरोल कीजिएगा, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकास कीजिए कि सारे जितने भी लेडीज़ महिलाएं हैं सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, और पुरुषों की जो छवि है पूरे भारत देश में उसको सुधारने में आप भी सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।